नमस्कार, स्वागत है आपका रेड नेटवर्क की खास पेशकश दिन भर में। मैं बीना सिंह हाजिर हूं दिन भर की अहम खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सोमवार से बाजार सम विषम आधार पर खुलेंगे। मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना की घोषणा की। 7 जून से लागू होगा आदेश। भारत में करीब 2 महीने में कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम 1,20,529 नए मामले किए गए दर्ज। लगातार 22वें दिन संक्रमण दर 20% से कम। क्वाड की आलोचना के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, मोदी और शी दोनों जिम्मेदार नेता भारत और चीन के मुद्दों को सुलझाने में है सक्षम, किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में टेलीविजन अभिनेता पर्लपुरी गिरफ्तार। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में कोहराम मचाने के बाद कोरोना का दूसरा लहर पड़ने लगा है शांत, और इसी के साथ राज्य सरकार लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों से संबंधित नियमों में ढील देनी भी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा है कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेंगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के स्वरूप का पता लगाने के लिए LNJP अस्पताल और यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं बनाएंगी। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक लगे लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जाएगी, लेकिन कई तरह की छूट भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये ज़रूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। उधर महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना की घोषणा की है। इस आशय की अधिसूचना शुक्रवार देर रात जारी की गई। 3 जून को संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता के आधार पर यह आदेश 7 जून से लागू होगा। राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध इस साल अप्रैल में लागू किए गए थे, जब महामारी की दूसरी लहर तेज हो गई थी। अधिसूचना के तहत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र और जिले को अलग अलग प्रशासनिक इकाई माना गया है। पहली श्रेणी में 5% संक्रमण दर और 25% से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर और जिलों में आवश्यक और गैर जरूरी दुकानें, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर पूरी तरह से खुलेंगे। ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना को लेकर देश भर से अच्छी खबर आ रही है। भारत में करीब 2 महीने में कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम 1,20,529 नए मामले आए और इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,86,94,000
879 पर पहुंच गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार इस संक्रामक रोग से 3,380 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 3,44,082 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 20 लाख से कम रही। मंत्रालय ने बताया कि रोज आने वाले संक्रमण के नए मामले 98 दिनों से सबसे कम है। संक्रमण की दैनिक दर गिरकर 5.78% हो गई है, जो लगातार 12वें दिन 10% से कम है। उधर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली में बाल चिकित्सा कार्यबल 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं के साथ ऑक्सीजन क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। ऐसी आशंका है कि इस लहर के दौरान एक दिन में संक्रमण के 37,000 मामले तक आ सकते हैं। केजरीवाल ने एक डिजिटल ब्रीफिंग में कहा है कि सरकार महत्वपूर्ण दवाओं के सुरक्षित भंडारण की सुविधा भी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के लोगों को निशाना बना रहे विषाणु के स्वरूप की पहचान के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएगी। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। केंद्र ने अपने सभी विभागों से नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, जो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय करेंगे ताकि उन्हें जल्द ही उस धनराशि का भुगतान कर दिया जाए जिनके वे हकदार हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव दविंदर पांडे ने एक पत्र में कहा है कि नोडल अधिकारी का विवरण मंत्रालयों, विभागों और संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर डाला जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हाल ही में कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जान गंवा दी है। कई मामलों में मृतक कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। पांडे ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की असामयिक मृत्यु से उनका परिवार टूट गया है और महामारी के मद्देनजर उन्हें पेंशन की फौरन आवश्यकता है। किसान आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है। किसानों ने पंजाब में बीजेपी नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और बैरिकेड लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान किया था।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही चुनौतियों के प्रति भारत न सिर्फ जागरूक है बल्कि सक्रियता से काम भी कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपना देश आज जलवायु न्याय का अगुवा भी बनकर उभरा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो यह जरूरी नहीं कि विकास कार्यों को अवरुद्ध किए जाए और इस मामले में भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा। आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था की विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही है, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती है। KVIC का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसे निजी संस्थानों ने ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थानों के नाम KVIC के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसलिए यह ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला है। न्यायालय ने बचाव पक्ष खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन तथा उसके स्वयंभू मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश अनामी को आदेश दिया है कि वे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्थान के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाएं। पश्चिम बंगाल सरकार 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो के साथ जारी कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राज्य सरकार टीका निर्माताओं से अपने संसाधनों से सीधे टीका खरीद रही है। देश के अन्य हिस्सों की तरह 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ दिया जा रहा है, लेकिन 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को ममता बनर्जी की फोटो वाला प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि सरकार ने सीधे निर्माताओं से टीका खरीदना शुरू कर दिया है। इसी कारण प्रमाण पत्रों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाने का निर्णय किया गया। सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए IT नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है वो वापस ले ली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो बायोलॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिए हल में मदद मिलती है। एक नजर विदेश की खबरों पर।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं जो दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 देशों के समूह क्वाड की रूस द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बीच पुतिन ने ऐसे कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में किस तरह शामिल होना चाहिए और उन्हें अन्य देशों के साथ किस सीमा तक संबंध बनाने चाहिए, ये आकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है, लेकिन कोई भी साझेदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। सरकार का माल एवं सेवा संग्रह मई में 1.02 लाख करोड़ रुपए का रहा है। यह लगातार 8वां महीना है, जबकि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। मई 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने की तुलना में 65% अधिक है। मई 2020 में जीएसटी संग्रह 62,009 करोड़ रुपए का रहा था। पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। टेलीविजन अभिनेता पर्ल पुरी को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने आरोपी अभिनेता को अंबोली थाने के पुलिस कर्मियों की सहायता से शुक्रवार रात का गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी के मुताबिक नागिन 3, बेपनाह प्यार और ब्रह्म राक्षस 2 जैसे धारावाहिकों में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता पुरी के खिलाफ एक नाबालिग लड़की और उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। और चलते चलते कोरोना पर एक शोध में अहम खुलासे पर मनोरोग विज्ञान, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर मस्तिष्क पर कोविड-19 के असर पर उपलब्ध अनुसंधानों का अध्ययन किया गया। उसमें जो सामने आया वो ये है, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग आवृत्तियां। अनुसंधान टीम को जल्द ही यह पता लग गया कि कोविड-19 और मस्तिष्क के बीच संबंध के ज्यादातर मामले मरीजों के छोटे उच्च चयनित समूहों से जुड़े हैं। इससे निपटने के लिए कोविड-19 के तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित 13,000 से अधिक दस्तावेज खंगाले गए। अध्ययन में तंत्रिका मनोविकार के सबसे अहम लक्षण गंध का चले जाना पाया गया। कमजोरी, थकान और स्वाद में बदलाव भी दिखा। जिन मरीजों का अध्ययन किया गया उनमें से 30% से अधिक में गंध चले जाने और कमजोरी के लक्षण दिखाई दिए। हालांकि मस्तिष्क से संबंधित गंभीर स्थितियां जैसे कि मस्तिष्क में सूजन और प्रतिरक्षा प्रणाली के तंत्रिकाओं पर हमले करने को दुर्लभ रूप से भी मरीजों में देखा गया। बहरहाल कुछ अहम मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद और बेचैनी कोविड-19 के 25% मरीजों में देखी गई।